नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल हिंदी ज्ञान निधि में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं डॉक्टर निधि सिंह आज आप सभी के समक्ष हिंदी व्याकरण का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने के लिए उपस्थित हुई हूँ, जिसका नाम है संधि। संधि सिर्फ स्कूल के स्टूडेंट के लिए ही नहीं, बल्कि जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये उतना ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या मिलाप। जब दो वर्ण या ध्वनियां पास पास आती हैं, पास आने से जो उसमें मेल होता है, मिलाप होता है, उसके मिलाप से जो परिवर्तन होता है उनमें, वही होता है संधि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दीर्घ संधि ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री आए तो हमेशा दीर्घ ही इनके मेल से बनता है। मैंने यहाँ उदाहरण दे रखा है और मैं इसको एक लाइन बाय लाइन आपको बताऊंगी कि कैसे परिवर्तन हो रहा है। जो मैंने परिभाषा बोली है वो कहाँ पर सार्थक हो रही है। साथ में मैं एक चीज़ और यहाँ बताऊंगी। मैं ह्रस्व और दीर्घ बोल रही हूँ, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ह्रस्व दीर्घ का मतलब क्या है। वो बोल भी नहीं पाते हैं कभी कभी, और कभी कभी इसके नाम में ही वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ह्रस्व या दीर्घ को हम छोटा ई या बड़ा ई, छोटा अ या बड़ा अ, छोटा उ या बड़ा उ भी बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में। तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर मैंने इनके उदाहरण के साथ यहाँ समझाया है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है नील प्लस आकाश, यहाँ पर अ है और यहाँ आ है, दोनों मिलकर आ बनेंगे, तो ये हो गया आपका नीला आकाश। उसी प्रकार रवि प्लस इंद्र है। रवि यहाँ छोटी ई या ह्रस्व ई से बोल सकते हैं, और यहाँ भी ह्रस्व ई है, दोनों मिलकर यहाँ पर दीर्घ ई बनाते हैं, ये रविंद्र हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर है साधु प्लस उपदेश, यहाँ पर ह्रस्व उ है, यहाँ पर भी ह्रस्व उ है, लेकिन दोनों मिलकर यहाँ पर बना देते हैं दीर्घ, जैसे कि परिभाषा में मैंने आपको बताया कि हो जाएगा साधु उपदेश। अब चलते हैं स्वर संधि के दूसरे भेद की तरफ। तो दूसरा भेद है गुण संधि। संधि की परिभाषा की बात करें तो अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई आए तो ए हो जाता है। वैसे ही अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ उ आए तो ओ हो जाता है, और क्रमशः अ या आ के बाद ऋषि आए तो वो अर हो जाता है। तो इसके कुछ उदाहरण भी मैंने दिए हुए हैं। जैसे नर प्लस इंद्र, यहाँ पर अ है, अ के बाद ई आया है, अ के बाद ई आने से दोनों के मेल होने से यहाँ पर ए बनेगा, यहाँ पर ए बनेगा। जब यहाँ पर ए बनेगा तो ये मिलकर नरेंद्र हो गया। उसी प्रकार सर्व प्लस उदय, यहाँ पर अ है और यहाँ पर उ है, और उ मिलते हैं तो दोनों मिलकर ओ बनाते हैं, तो ये दोनों मिलकर बन गया सर्वोदय। उसी प्रकार अ और आ के बाद अगर ऋषि आए तो उसके बाद वो दोनों मिलकर अर बनाएंगे। जैसे यहाँ पर अ है, अ के बाद ऋषि आया तो सप्त ऋषि बन गए सप्त ऋषि। अब चलते हैं तीसरे संधि की तरफ, जिसका नाम है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि की परिभाषा है अ या आ के बाद ए या ए आएगा तो हमेशा ए बनेगा। उसी प्रकार अ या आ के बाद ओ या अ आए तो हमेशा औ बनेगा। यहाँ पर मैंने इनके कुछ उदाहरण दे रखे हैं, जिससे मैं आपको फिर से एक बार परिभाषा के अकॉर्डिंग समझाने का प्रयास कर रही हूँ। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 1 + 1, यहाँ अ है और अ के बाद ए आया हुआ है, तो अ के बाद जब ए आएगा तो हमेशा ए बनेगा, तो ये जब दोनों मिले तो एक कैक बन गया। उसी प्रकार सदा प्लस ए, यहाँ आ है, यहाँ आ है और आ के बाद ए आया है, तो दोनों मिलकर यहाँ भी ए बनाते हैं, और इससे मिलने से जो हमारा शब्द नया बन गया वो है सदैव। उसी प्रकार
दूसरे पे चलते हैं, औसत वाले पे देखते हैं आ औ। उसी प्रकार यहाँ पर महा प्लस औसत लिखा हुआ है, महा आ है यहाँ पर और यहाँ पर अ है। जब दोनों में मिलाप होता है तब इनसे जो परिवर्तित होकर जो शब्द बन रहा है वो है महा औसत। अर्थात यहाँ पर आ और अ का जो मेल हुआ तो औ बना और इनसे मिलने से ये सब महा औसत बना। उसी प्रकार परम प्लस ओज है, यहाँ अ है और यहाँ ओ है, दोनों के मिलने से औ बना और इन दोनों के जब मिलने से औ बनता है तो इससे जो नवनिर्मित शब्द है वो हो गया परम मौज। इसी प्रकार अब आगे हम चलते हैं, नई संधि को पढ़ते हैं, समझते हैं। तो चलते हैं यड़ संधि की तरफ। यड़ संधि की अगर परिभाषा की बात करें तो ह्रस्व या दीर्घ ई या उ या री के बाद कोई भी अन्य स्वर आए तो क्रमशः ई का य हो जाता है, उ का व हो जाता है और ऋषि का र हो जाता है। अन्य स्वर का मतलब ये है कि अगर पहले ई है तो ई को छोड़कर जो भी अन्य स्वर बचे हैं उसमें से चाहे अ आ जाए, चाहे उ आ जाए, चाहे ओ आ जाए, कुछ भी आए, बस ई और ई नहीं होना चाहिए, छोटी बड़ी नहीं होना चाहिए, तो उस कंडीशन में यह होगा। उसी प्रकार मैं यहाँ पर भी ये बताऊंगी कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ को छोड़कर, हमें ह्रस्व या दीर्घ ऊ को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी जो अन्य स्वर बचे हुए हैं वो आ जाए तो वह हो जाता है। उसी प्रकार ऋषि री के बाद कोई भी अन्य स्वर आएगा तो र हो जाता है। इसी प्रकार मैंने यहाँ तीनों के एक एक उदाहरण भी दिए हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए मैं एक बार समझा भी देती हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ लिखा है अति प्लस अंत, यहाँ पर ह्रस्व ई है और ह्रस्व ई के बाद कोई अन्य स्वर अर्थात अ है, अन्य स्वर अर्थात अ है, इसका मतलब यह है कि ई नहीं है। ई होता तो ये नियम लागू नहीं होता, लेकिन यहाँ पर कोई अन्य स्वर है, अ है, तो ई के बाद अगर अ आया तो य बना, तो जब यह बना तो इससे जो य के बनने से जो नया नवीन शब्द की उत्पत्ति हुई या नवीन शब्द जो बना वो हो गया अत्यंत। उसी प्रकार सु प्लस अंश, यहाँ पर ह्रस्व उ है, ह्रस्व उ के बाद अ आया हुआ है, ह्रस्व उ के बाद अ आने पर जो इसमें परिवर्तन हुआ उससे परिवर्तित होकर जो नया शब्द बना वो स्वच्छ बना। और एक चीज मैं और बता दूं, जो बच्चे कई बार कंफ्यूज भी होते हैं, ये पढ़ाते समय मेरे दिमाग में वो चीज आ रही थी कि ऐसा नहीं है कि अ ही आए, उ के बाद भी अ आया और ई के बाद भी अ आया तो सिर्फ अ आने पे ही ये परिवर्तन हो रहा है, बिल्कुल नहीं। अगर यहाँ अ के बाद यहाँ पर उ भी होता, ओ भी होता, कोई और जितने सारे 11 स्वर हैं कुछ भी उसमें से होता, ए भी होता, तो भी य का यही होता। यहाँ अ की जगह अगर मैं उ लिख देती, ए लिख देती, कुछ भी लिखती तो भी परिवर्तन सेम ही होता, वो य का यही बनता। और यहाँ भी सेम चीज है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद कोई भी अन्य स्वर आता, ई उ जो भी कुछ आता, ए, किसी भी कंडीशन में वो वही बनता। तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसी प्रकार आगे चलते हैं। इसी प्रकार ऋषि री के बाद कोई भी अन्य स्वर आएगा तो र बनेगा, जैसे कि मैंने लिख रखा है पितृ प्लस इच्छा और दोनों मिलकर बनते हैं प्रतीक्षा। तो आप सभी को आई होप समझ में आया होगा। अब इसी प्रकार आगे के जो एक बचा हुआ है हमारा संधि उसे पढ़ लेते हैं बिना देर किए। तो जो अगली संधि है इसका नाम है अयादि संधि। तो चलिए चलते हैं अयादि संधि की तरफ। अयादि संधि की अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो परिभाषा कुछ इस प्रकार है, ए या ए के बाद कोई भी अन्य स्वर अगर आता है तो ए की जगह ए हो जाता है और ए की जगह आय हो जाता है। उसी प्रकार अगर ओ और औ के बाद कोई भी अन्य स्वर आता है तो ओ की जगह अ हो जाता है और औ की जगह आव हो जाता है। आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है और दो दो उदाहरण भी दिया है अलग अलग से समझाने के लिए। तो चलिए एक बार मैं आपको उदाहरण के द्वारा समझाती हूँ।
जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है कि ए के बाद कोई भी स्वर आएगा तो ए होगा, और ए के बाद कोई भी स्वर के बारे में हम बात कर चुके हैं। कोई भी अन्य स्वर का मतलब कि इन दोनों को छोड़कर जितने स्वर बचे हैं उनमें से अगर कोई भी आता है तो यहाँ पर आय हो जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है मैंने ने प्लस अन, यहाँ पर ए है, ए के बाद आया है अ कोई अन्य स्वर ही है, जाहिर सी बात है इन दोनों को छोड़कर कोई भी स्वर आया तो इन दोनों को छोड़कर अ आया हुआ है। दोनों मिलकर जो ये दोनों मिलेंगे तो ये बनेंगे अय। तो ये जब दोनों मिलकर ए बनते हैं तो इन दोनों के मिलने से जब ए बन रहा है तो जो नया नवीन शब्द हमारे सामने उपस्थित होता है वो होता है नयन। उसी प्रकार नय ए के बाद अगर कोई भी अन्य स्वर आता है तो ये दोनों मिलकर बनाते हैं आय, और आय बनने से जो यहाँ नवीन शब्द बन रहा है वो है नायक। इसमें आप कंफ्यूज मत होना क्योंकि देखने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन अगर नियम आपको याद है इसके तो आप इसमें अंतर आराम से कर सकेंगे। अब इसी प्रकार आगे चलते हैं। ओ या औ के बाद कोई भी अन्य स्वर आ रहा है तो औ और आओ बन रहा, मतलब औ के बाद कोई अन्य स्वर आएगा तो औ बनेगा, औ के बाद कोई अन्य स्वर आएगा तो आओ बनेगा। जैसे मैंने पहला उदाहरण दिया है इसका, ओ प्लस अन, यहाँ ओ है, ओ के बाद आया है अ, ओ के बाद जब अ आ रहा है तो यहाँ पर औ बन रहा है, औ बनने से जो नवीन शब्द निर्मित हुआ वो है पवन। उसी प्रकार यहाँ पर औ है, औ के बाद अन्य स्वर है, जब अन्य स्वर आया है औ के बाद तो जाहिर सी बात है वो बनेगा परिभाषा के अकॉर्डिंग आओ। जब आओ बनता है तो उससे जो निर्मित नया शब्द है वो हो जाता है पावक। इसी प्रकार और भी आप उदाहरण देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसी प्रकार ये स्वर संधि के पांचों भेद और उनके उदाहरणों के साथ मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की। ये अब यहाँ पर समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में इनके अलग जो मैंने और दो भेद बताए थे, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, उस पर बात करेंगे। उसे भी बहुत आसान तरीके से उदाहरण के साथ समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में।